Hello friends, a very good morning. In today's video we are going to discuss most important questions for GOA accounts। कुछ हम GOA अकाउंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सीरीज़ जो मैंने चलाई है उसका पार्ट 29 है। तो दोस्तों एग्जैक्टली एज इट इज़ आपको क्वेश्चन ना भी मिले बट आपको एक आइडिया हो जाएगा आपको किस हिसाब से एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना है। जो आपका लास्ट GOA अकाउंट्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका मैंने पेपर सोल्व करके डाल दिया है। उसके कुछ अकाउंट्स के क्वेश्चन पुटअप करने बाकी है, तो मैं अकाउंट सेक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाले टाइम में ज़रूर पेश कर दूंगा। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द एक्नोलेजमेंट ऑफ द पार्ट पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन। तो बेसिकली ये क्या चीज़ बोली हुई है, ये बोला गया है एक एओडी आपको साइन करना होता है अगर आप कभी कभार बैंक से लोन लेते हो। वो क्या होता है, इसको कुछ बैंक्स एलएडी भी बोलते हैं और एओडी भी बोलते हैं। एओडी और एलएडी का मतलब होता है एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट, मतलब कि आप एक्नोलेज कर रहे हो कि आज की डेट में मैंने इतना डेट ये लिया हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है, इट कैन बी एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन। तो इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, आपको विद इन 3 ईयर जब कभी भी आप लोन देते हो तो आपको 3 साल में ये एओडी को हर 3 साल में साइन करना रहता है इन द मल्टीपल ऑफ 3 ईयर्स। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, can be any time before expiry of limitation. Next question is nationalized banks can raise capital in which of the following forms as per the provision of Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking and FI laws, Financial Institution laws Amendment Act 2006। तो आपको बताना है कि नेशनलाइज बैंक कैसे कैपिटल को रेज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बाई वे ऑफ पब्लिक इशू, अगर वो पब्लिक इशू लेके आए जिसको बेसिकली हम बोलते हैं कि आईपीओ भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट इज बाई वे ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वो प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट करें जिनके लिए बेसिकली हम बोलते हैं कि एक ईएसपी आपने सुना होगा या फिर इसको बोला जाता है ईपीएसपी। इसमें क्या होता है, जो इंप्लॉइज होते हैं उनको पर्टिकुलरली कोटा दिया जाता है। सपोज करो मार्केट में कोई 100 रुपये का शेयर चल रहा है तो इंप्लॉइज को जनरली 25% कोटा देके वो शेयर ईपीएसपी के थ्रू भी मार्केट में लाए जाते हैं। तो वही शेयर किसी इंप्लॉय को कितने का मिलेगा, वो अगर हम मान के चलें 25% का उन्होंने दिया है तो वो 75 रुपीज़ का मिलेगा। तो 25 रुपये का वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। बट वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे एक लॉकडाउन पीरियड रहता है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए आपके जो शेयर्स होंगे आप उनको सेल ऑफ नहीं कर सकते हो। जो मैक्सिमम केसेस में 1 साल का टाइम पीरियड आपका रहता है जिसमें आपका वो लॉक इन हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज बाई वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑल द अबव 1, 2 एंड 3। तो किसी भी तरीके से कोई भी नेशनलाइज बैंक मार्केट से पैसा रेज कर सकता है। Next is what are the provisions regarding appeal against grounds of rejection on the complaint by the ombudsman। तो बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन क्या होता है, बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन मैं ऑलरेडी भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन क्या होता है। अगर आप सपोज करो कोई बैंक की सर्विस से खुश नहीं है तो आप क्या करते हो, वहाँ के जो भी रीजनल ऑफिस होता है वहाँ पहले तो आप ब्रांच में जाओगे, ब्रांच में आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हुई तो आप रीजनल ऑफिस में जाओगे। रीजनल ऑफिस होता है बैंक का, वो भी अगर सोल्व नहीं कर पाता तो हेड ऑफिस में वो कंप्लेंट जाती है। अगर हेड ऑफिस से भी कंप्लेंट नहीं रिजोल्व होती है तो वो जाती है बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन के पास। तो बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन अपना जो भी फाइनली डिसीजन देता है उसको बेसिकली अवार्ड बोला जाता है, वो मैं आगे इंक्लूड करूंगा। तो आपको बताना है व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपील अगेंस्ट ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट बाय द ओम्ब्यूड्समैन। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, द कस्टमर कैन अपील अगेंस्ट द ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट टू द डिप्टी गवर्नर विद इन 30 डेज। अगर सपोज करो आपकी कंप्लेंट ओम्ब्यूड्समैन ने भी रिजेक्ट कर दी तो आप फाइनली कहाँ पे जा सकते हो, फाइनली आप जा सकते हो जो आपकी कंप्लेंट होगी वो जाएगी डिप्टी गवर्नर के पास। बट जब भी आपका वो ओम्ब्यूड्समैन कंप्लेंट रिजेक्ट करता है आपको विद इन 30 डेज जाना है। इसमें जो बेसिकली स्ट्रेस है, जिसमें आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, तो पहले उसकी लिमिट 10 लाख थी जिसको आप बढ़ा के 20 लाख तक कर दिया गया, आपको 20 लाख तक का कंपनसेशन जरूर मिलेगा। हु फिक्सेस द इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स फॉर सम ऑफ द जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो जैसे बैंकिंग में आपने देखा होगा, कभी कभी आप जाते हो बैंक में तो आपको कभी कभी बोलते हैं कि ये वाला इंश्योरेंस भी आपको लेना चाहिए। इवन मैं भी खुद कभी कभी बैंक की ब्रांचेस में विजिट करता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो वो बेसिकली क्रॉस सेलिंग का पार्ट है कि बैंक अब इंश्योरेंस का बिजनेस भी करने लगे हैं। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम रेट को फिक्स करता है वो कौन है, दैट इज टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीजन और द ऑर्डर ऑफ द ओम्ब्यूड्समैन इन द स्कीम इज कॉल्ड एज। तो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी ओम्ब्यूड्समैन का डिसीजन रहता है वो बेसिकली बोला जाता है अवार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अवार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ डिसीजन प्रोड्यूस्ड बाय द ओम्ब्यूड्समैन।
तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह जुड़ सकते हैं, हर वीडियो अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता देना। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज करके अपना कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम साथ का साथ जितना हो सके आपके क्वेरी और जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व कर देते हैं। या फिर इसके अलावा भी अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो मेरे क्वेश्चन को छोड़ के, तब भी आप फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इसके अलावा इफ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन क्लिक ऑन ज्वाइन बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एड्रेस कस्टमर ग्रीवेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन पर्सनल लाइफ्स देयर इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज व्हाट। तो जैसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन होगा, अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो वो कहाँ जाएगी, तो वो जाएगी सेम इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इन द कैपिटल ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक द शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बी लेस देन। तो ये दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के इंक्लूड किया है। अभी हम सुन रहे हैं बहुत से बार कि अभी कोई 4 बैंकों में से 2 बैंक प्राइवेट होंगे, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, उसमें बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना जो स्टेक है उसको डिल्यूट करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। तो जब भी कभी भी किसी गवर्नमेंट का स्टेक, अब आप कह सकते हो आप ही कोई बैंक चला रहे हो, ठीक है, आपका शेयर ही किसी बैंक में 51% या उससे ज़्यादा है, तब आप उसके फुल ओनर बन जाते हो, ठीक है। तो जब भी कोई नेशनलाइज्ड बैंक होगा सेम चीज़ होगी, जब भी आपका शेयर उसमें, जब भी सरकार का शेयर 51% से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तब तक वो जो बैंक है वो नेशनलाइज रहेगा। अभी जो जिन बैंक को प्राइवेट किया जाएगा उसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगी, मतलब कि जो गवर्नमेंट होगी अपना जो भी स्टेक होगा उसको धीरे धीरे करके डिल्यूट करती जाएगी, मतलब कि उसको पहले 51 से 49 पे लेके आने की कोशिश करेगी, ऐसे करके वो उससे वहाँ से अपना जो स्टेक है वो धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर देगी। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि ये सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है और आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। When parties in contract agree that the sale of goods shall be regarded as final sale only on the fulfillment of certain condition either before or after the conclusion of the contract for sale, it is called as। तो इसको बेसिकली बोला जाता है जहाँ पे आपको पता कुछ कंडीशन लगी है, कुछ सर्टेन कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, फुलफिल करनी है, दैट इज नोन एज कंडीशनल सेल। In case of nationalized banks, if preference shareholder can exercise maximum how much percent of the total voting right। तो नेशनलाइज बैंक में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने मैक्सिमम कर सकता है एक्सरसाइज फॉर वोटिंग राइट के लिए, तो मैक्सिमम जो कर सकता है वो 1% ऑफ द वोटिंग राइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नो टाइम पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेंशन्ड। अगर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर हमें पेमेंट करना है उसके ऊपर कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, ठीक है। बीओई बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं बेसिकली, बीओई के नाम से भी आपने देखा होगा, बहुत सी बार मेंशन होते हैं। अगर उसके ऊपर कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ए डिमांड बिल। ऑप्शन नंबर ए। Next question is no banking company can hold any immovable property however acquired except such as is required for its own use for any period exceeding dash from the acquisition thereof। तो आपको बताना है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी कितने टाइम तक वो होल्ड कर सकती है किसी भी जो इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसने एक्वायर किया है। तो ये मैक्सिमम होल्ड कर सकती है उसको 7 ईयर के लिए। सपोज करो किसी बैंक ने किसी के घर के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं किसी शॉप पे कब्जा किया, तो वो कब तक वो उसके पास रहेगी, वो कब तक उसको वो अपने पास रख सकती है, तो वो है उसका जो मिनिमम जो उसका टाइम पीरियड है वो है 7 ईयर। तो बिल्कुल सही आंसर होगा 7 ईयर्स। सो नो बैंकिंग कंपनी कैन होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउएवर एक्वायर्ड एक्सेप्ट सच एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स यूज फॉर एनी पीरियड एक्सेडिंग 7 ईयर फ्रॉम द एक्विजिशन देयर ऑफ। तो ये 7 ईयर आप बिल्कुल अपने माइंड में इस क्वेश्चन को सेटअप कर लेना। एक कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी प्रोमिस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड इट इज कॉल्ड एज। तो एक प्रोमिस होता है बेसिकली जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को लॉस से बचाती है, तो इसको बोला जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इसको बेसिकली इंडेमनिटी बॉन्ड भी बोलते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में। बहुत फेमस रहता है ये क्वेश्चन, बहुत सी बार पूछा जाता है। तो कभी कभी यार क्या होता है, सपोज करो आपसे आपने आपने कभी एफडीआर बनाई, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, तो क्या होता है आपने से बाई चांस वो फिक्स डिपॉजिट रिसीट गुम गई, ठीक है। तो आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक क्या कहेगा कि अलग अलग बैंक का अलग अलग प्रोसीजर रहता है, बट जनरली क्या होता है आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना रहता है, जो बेसिकली जनरली 500 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर आपको वो देते हैं कि आप स्टैम्प 500 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे जो उनका फॉर्मेट रहेगा, इस फॉर्मेट में आप लिखिए कि आपसे ये गुम गया है, और नेक्स्ट टाइम से अगर आपको ये मिलता है तो आप उसके ऊपर क्लेम नहीं करेंगे, तो वो आपको एक डुप्लीकेट रिसीट जनरेट करके दे देते हैं। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल ध्यान से टिक कर देना, पूछे जाने के चांसेस भी रहते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के।
तो चलिए दोस्तों, जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आप चाहें तो फीडबैक भी जरूर देना अपना कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत जल्दी मिलेंगे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। सो कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो थैंक यू सो मच।